Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 9th of March 2021। तो 9 मार्च 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज हमने चालू की है, जिसमें 26 लेक्चर अभी तक हुए हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन द सीरीज फ्रॉम द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अभी 26 लेक्चर्स में हमने इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, इकोनॉमी वाला पार्ट कंप्लीट किया है, इसके अलावा इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का पार्ट किया है, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर द प्रीलिम्स ऑफ 2021, यू कैन ज्वाइन द सीरीज फ्रॉम द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट अभी रिसेंटली किसने रिलीज की है? ऑप्शंस आर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2020। तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2020 के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज फॉर्मुलेटेड बाय नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट कॉल्स फॉर एन इंडेक्स ऑफ साइबर प्रिपेयर्डनेस एंड अटेंडेंट मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ फिशिंग कैट्स अंडर द IUCN रेड लिस्ट। IUCN के अंतर्गत क्या स्टेटस है फिशिंग कैट्स का, आपको बताना है। ऑप्शंस आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल या नियर थ्रेटेंड। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ लेट्स सी द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट्स। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ना। पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है, इंडियन नेवल शिप्स आर ऑल सेट टू मेक द फर्स्ट एवर विजिट टू हिस्टोरिक पोर्ट टाउन ऑफ मोंगला इन बांग्लादेश। तो इंडियन नेवल शिप्स जो हैं वो ऑल सेट हैं टू मेक द फर्स्ट एवर विजिट टू हिस्टोरिक पोर्ट टाउन ऑफ मोंगला इन बांग्लादेश। तो यहाँ पे अपने को एक चीज़ पता चलती है, पहली चीज़ तो कि हम बांग्लादेश के साथ थोड़ा हिस्टोरिक टाइज को अपने रिपीट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है ये 50वां साल है आफ्टर 1971, यानी कि ये जो है दिस शिप विल बी द पार्ट ऑफ द स्वर्णिम विजय वर्ष। इसको स्वर्णिम विजय वर्ष बोला जा रहा है क्योंकि 50 ईयर्स हो चुके हैं फॉर 1971। जो 1971 में बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था, जब ईस्ट पाकिस्तान से इसको बनाया गया था, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है, द HDFC बैंक हैज़ लॉन्च द स्मार्टअप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम। क्या है? स्मार्टअप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम HDFC बैंक ने लॉन्च किया है, एंड दिस प्रोग्राम इज लॉन्च टू प्रोवाइड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट टू द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट देने के लिए लॉन्च किया गया है HDFC बैंक द्वारा। क्या नाम है? स्मार्टअप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम। नाम है स्मार्टअप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम, याद रखिएगा, ठीक है ना। तीसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है, द हेरिटेज फाउंडेशन विच इज़ अ US कंजर्वेटिव थिंक टैंक, इट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। याद रखेगा, हेरिटेज फाउंडेशन ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? इट हैज़ लॉन्च इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। हेरिटेज फाउंडेशन जो है US का कंजर्वेटिव थिंक टैंक है, वो लॉन्च किया है क्या? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। और इस इंडेक्स में सिंगापुर ने टॉप किया है द ग्लोबल रैंकिंग फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर, एंड दिस इंडेक्स वाज प्रिपेयर्ड बाय कवरिंग 184 कंट्रीज। ठीक है ना, याद रखिएगा 184 कंट्रीज को कवर किया गया था। आपके लिए सवाल ये कि इंडिया की रैंकिंग क्या थी इन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। व्हाट वाज इंडियाज रैंकिंग इन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स? सिंगापुर ने टॉप किया था, 184 कंट्रीज से मिलाकर के ये रैंकिंग निकाली जाती है। निकालता कौन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स? द हेरिटेज फाउंडेशन इसको निकालता है, द हेरिटेज फाउंडेशन इसको निकालता है। HDFC बैंक ने लॉन्च किया था स्टार्टअप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम, बता दिया। और मोंगला पोर्ट जो कि बांग्लादेश में लोकेटेड है, वहां पे इंडियन नेवल शिप जाएंगे फॉर द स्वर्णिम विजय वर्ष। अब एक दो न्यूज आइटम्स कल की भी मैं बता दूं क्योंकि कल न्यूज़पेपर नहीं आया था। लेट मी टेल यू, चाइना गिव्स ग्रीन लाइट फॉर फर्स्ट डाउनस्ट्रीम डैम्स ऑन द ब्रह्मपुत्रा। तो ड्राफ्ट ऑफ चाइनाज न्यू 5 ईयर प्लान, चाइना का जो नया 5 ईयर प्लान है
2021 से लेकर के 2025 के बीच का, वो ऑल सेट है ना। एंड दे हैव ऑल्सो ब्रॉट द विजन फॉर 2035, लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव उनके 2035 के लिए है, ठीक है ना। 5 ईयर प्लान 2025 तक के लिए, लॉन्ग रेंज विजन 2035 तक के लिए। तो यहाँ पर चाइना ने ग्रीन लाइट दे दिया फॉर द फर्स्ट डैम्स टू बी बिल्ट ऑन द लोअर रीचेज ऑफ यारलंग जांगबो रिवर। तो यारलंग जांगबो जो रिवर है, जो कि ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है तिब्बत रीजन में, फिर उसके बाद इंडिया में आती है, तो यारलंग जांगबो रिवर पे लोअर रीचेस में अभी तक डैम्स को अप्रूवल नहीं दिया गया था चाइना की तरफ से, बट नाउ दे आर ट्राइंग टू फुल्ली यूटिलाइज द वाटर इवन इन द लोअर रीचेस, जो कि इंडिया के साइड से क्लोज भी रहेगा, इंडिया के बॉर्डर से क्लोज भी रहेगा। तो यारलंग जांगबो के लोअर रीचेस के लिए भी जो डैम से का अप्रूवल जो है वो नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो कि इनकी नेशनल पीपल्स कांग्रेस के सामने इन्होंने सबमिट कर दिया है, ठीक है ना। दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड ऑल्सो। फिर this draft specifically mentions the building of hydropower bases on the lower reaches of the river as among the priority energy projects to be undertaken in the next 5 years। तो अगले 5 सालों में बहुत सारे एनर्जी प्रोजेक्ट्स लिए जाएंगे, उसमें पहला ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये लोअर रीचेस में यारलंग जांगबो के रखा जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा जो वाटर का, लोअर रीचेस पे भी वाटर का एक्सप्लॉयटेशन होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बता दूँ। और दूसरी चीज़ का मिसयूज भी किया जा सकता है, इंडिया के लिए सेफ्टी पर्पज से भी ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसकी, दिस इज हैपनिंग देयर इन द चाइनीज साइड, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कल के न्यूज़पेपर में आई थी, ठीक है। आगे मूव करते देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जो कि हमको डिस्कस करना है। और ओके, मैं आगे आपको बता दूंगा। सो यू कैन मूव अहेड विद मी। कल की न्यूज़ आइटम्स पहले हम देख रहे हैं, कोई और ऐसी कोई न्यूज़ आइटम तो नहीं था जो कि हमको डिस्कस करना है। कैंपेन फॉर राइट्स ऑफ द फ्रंट लाइन वुमेन वर्कर्स। तो बहुत सारे ट्रेड यूनियंस ग्रुप्स हैं जो कि ये सब ऑन द वुमेंस डे, कल आपको पता होना चाहिए कल वुमेंस डे था, इंटरनेशनल वुमेंस डे था, है ना। तो सब रिलेटेड मेरी तरफ से, तुम कल मैं न्यूज़ नहीं बना पाया, अदरवाइज आई वुड हैव विश्ड यू येस्टरडे ओनली, बट ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड स्पेशल कॉन्ग्रेट्स टू ऑल द वुमेन मेंबर्स एंड थैंक्स ऑल्सो टू द वुमेन मेंबर जो भी हैं, जो कि कम्युनिटी में बहुत अच्छे तरीके से अपना पार्टिसिपेशन कर रही हैं, वेदर इट इज़ द हाउस होल्ड वर्क और इट इज़ द जॉब्स एंड ऑल, जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल एंड यू पीपल डू अ लॉट, है ना। ऑल वुमेन क्रू ऑफ SCI वेसल्स मेक हिस्ट्री। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है to acknowledge the efforts of women in breaking down the stereotypes in the erstwhile male-dominated maritime sector। तो यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ शिपिंग, तो उन्होंने क्या किया है कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक वेसल जिसका नाम है MT स्वर्ण कृष्ण, नाम याद रखेगा, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का वेसल है MT स्वर्ण कृष्णा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा इसको रिलीज किया गया। इट्स ऑल वुमेन शिप है MT स्वर्ण कृष्णा। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है ना। और इसका गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन भी था, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन भी चल रहा है, और 8 मार्च को वुमेंस डे भी था, तो यहाँ से इसको लॉन्च किया गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल वुमेन ऑफिसर्स सेलिंग ऑन MT स्वर्ण कृष्णा है, ऑल वुमेन्स ऑफिसर्स सेलिंग ऑन MT स्वर्ण कृष्णा, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन अ वर्ल्ड मैरीटाइम हिस्ट्री दैट अ शिप इज बीइंग सेल्ड बाय ऑल वुमेन ऑफिसर्स। तो ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड मैरीटाइम हिस्ट्री दैट अ शिप इज बीइंग सेल्ड बाय ऑल वुमेन ऑफिसर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम थे कल के लिए, ठीक है ना, कल के न्यूज़पेपर से थी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या कुछ और न्यूज़ आइटम्स हैं यहाँ पे। तो फिर उसके बाद तो फिर एडिटोरियल आ गए थे, तो आज के में आ जाते हैं वापस। हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। तो सुप्रीम कोर्ट सीक्स स्टेट्स व्यूज ऑन 50% कैप ऑन कोटा। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो देख रही है कि क्या जो 50% का कैप उन्होंने रिजर्वेशन में लगा रखा है वो सही है या उसको चेंज करने के समय आ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट नाउ हैज़ डिसाइडेड टू एग्जामाइन जो 30 साल पहले उन्होंने एक जजमेंट दिया था, इंदिरा साहनी का केस था, इंपॉर्टेंट 1992 का जजमेंट है इंदिरा साहनी का, अगर आपको पता हो। उसमें उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन देयर इज अ लक्ष्मण रेखा और देयर इज अ कैपिंग ऑन द रिजर्वेशन दैट इज 50%, है ना। अब 50% का कैप लगाई गई है, लक्ष्मण रेखा की तरह लगाया
रखा गया है, ठीक है ना। और केवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही आप 50% को ब्रीच कर सकते हो। लेकिन ओवर द ईयर्स हुआ क्या है कि बहुत सारे स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दे हैव क्रॉस्ड द रूबिकॉन एंड पास लॉज विच अलाउ रिजर्वेशन शूटिंग ओवर 60%। तो कई ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने 60% तक का रिजर्वेशन दे रखा है, ठीक है ना। हुआ क्या कि अभी मराठा कोटा जब आया, मतलब कि 12 से 13% का ये बोला गया कि मराठास को रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो अभी हो सकता है कि ये डिसअप्रूव हो जाए सुप्रीम कोर्ट द्वारा या कोर्ट द्वारा डिसअप्रूव हो जाए इसका। लेकिन अब जो बेंच है उसने यही देखा है कि क्या ज़रूरत आ रही है कि स्टेट्स जो हैं वो 50% के कोटा को इतना आसानी से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 50% की बाउंड्री क्या पार होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसको देखने के लिए बेसिकली अब एक बेंच बनाई जाएगी एंड दैट विल डिसाइड ऑन द वेदर दिस 50% कोटा शुड बी देयर और नॉट, है ना। एंड मराठा कम्युनिटी को 12 से 13% के कोटा बेनिफिट्स दिए गए हैं, 10 रिजर्वेशन वहाँ पे भी 50% से ऊपर हट गया है। नाउ द सुप्रीम कोर्ट इज बेसिकली डिसाइडिंग कि क्या ये जो मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस में आता भी है कि नहीं आता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वह इंदिरा साहनी जजमेंट जो था, इसमें कौन कौन से ब्रॉड इश्यूज हैं जो कि डिसाइड करेगी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो पहला है वेदर द इंदिरा साहनी जजमेंट ऑफ 1992 विच फिक्स्ड द रिजर्वेशन एट 50% रिक्वायर्स अ रीलुक बाय द लार्जर बेंच। तो पहला तो सवाल ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या एक लार्जर बेंच बनानी चाहिए जो कि ये डिसाइड करे कि क्या 50% का जो लाइनिंग है उसको क्रॉस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा है वेदर द मराठा कोटा इज कवर्ड बाय एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। दूसरा जो चीज़ डिसाइड करेगी वो ये करेगी कि क्या मराठा कोटा जो दिया गया है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में आता है या नहीं आता है। तीसरा, वेदर द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिप्राइव्स स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इट्स पावर टू इनैक्ट अ लेजिस्लेशन टू आइडेंटिफाई अ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास विद इन द स्टेट टू कन्फर द कोटा बेनिफिट। तो क्या जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है क्या वो स्टेट गवर्नमेंट से पावर ले लेता है क्या। तो ये वाली बेसिकली ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि डिसाइड की जाएगी इसमें। अब इसको जो ये है ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाला है। अगर आपको पता हो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको अपन क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो NCBC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया था उसके थ्रू। तो इसके रिगार्डिंग है तो ये जो सेंट्रल ने किया तो क्या ये जो है क्या ये पावर ले रहा है क्या स्टेट गवर्नमेंट से टू कन्फर द कोटा बेनिफिट्स टू देम, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ये चेक की जाएगी 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है। नाउ एक और चीज़ है वेदर आर्टिकल 342A एब्रोगेट्स द स्टेट्स पावर टू लेजिस्लेट फॉर और क्लासीफाई एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन एंड देयर बाय अफेक्ट्स द फेडरल पॉलिसी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये भी देखना है आर्टिकल 242A के बारे में भी देखना है कि आर्टिकल 342A के बारे में देखना है कि क्या ये पावर ले रहा है स्टेट गवर्नमेंट से, है ना, कि क्या ये पावर ले रहा है क्या स्टेट गवर्नमेंट से टू क्लासीफाई एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स एंड फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है। तो आर्टिकल 342 जो है बेसिकली 342A जो है वो भी इसी से रिलेटेड है आपका, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। एंड इसके अलावा ये 4 बेसिक क्वेश्चन है जिनको डिस्कस करना है। नाउ दीज आर द 4 बेसिक क्वेश्चन जिसको डिस्कस करना है। और आर्टिकल 342A आपको पता होना चाहिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से ये कि प्रेसिडेंट में विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और टेरिटरी एंड वेयर इट इज़ स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर देयर ऑफ वो स्पेसिफाई कर सकता है किसी सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है ना। तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर रहती है। तो प्रेसिडेंट मतलब सेंटर के पास पावर आ गई। तो ये भी चेक करेंगे कि क्या 342A जो है ये एब्रोगेट करता है स्टेट के पावर को, ठीक है ना। These are the things which are important and that will be checked under this new Supreme Court order, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते क्या है। कोर्ट्स इन द 5 कंट्रीज बैक द केएंड रूलिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश जो केएंड है यूके का केएंड है उसको एक आर्बिट्रेशन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो उसने ये बोला था कि $1.4 बिलियन इंडिया देगा टू द केएंड एनर्जी PLC, ठीक है ना। अब जो कुछ कंट्रीज हैं USA हो गया UK हो गया उन्होंने तो इस आर्बिट्रेशन को बहुत सपोर्ट किया और कहा कि ठीक है अच्छा जजमेंट आया, ठीक है ना। अब देखते हैं कि क्या फाइनल फैसला क्या होता है। वैसे दिल्ली ने अपील की थी उसके रिगार्डिंग लेकिन 5 कंट्रीज ने तो बोला कि सही किया उन्होंने।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जो कि हमको डिस्कस करनी है। एडिटोरियल पहला देखते हैं, द कंटूर्स ऑफ द एंड गेम इन अफगानिस्तान। तो यहाँ पे अफगानिस्तान और इंडिया और जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रहा है उसके बारे में बोला जा रहा है। सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कहा था कि वो यूएस फोर्सेस को एग्जिट करना शुरू करवा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से भी यही चला, थोड़ा तालिबान से बातचीत हुई और रिसेंटली दोहा एग्रीमेंट भी हुआ। इट वॉज बिटवीन द यूएस गवर्नमेंट एंड द तालिबान। दोहा एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ? यूएस गवर्नमेंट एंड द तालिबान, ठीक है ना। तो एक चीज़ और इंपॉर्टेंट याद रखना, अगर आपसे प्रीलिम्स में ही पूछ ले कि दोहा एग्रीमेंट ऑफ अफगानिस्तान वॉज हेल्ड बिटवीन विच टू पार्टीज, तो यहाँ पे अफगानिस्तान मतलब कि यूएस और आपका तालिबान आ जाएगा, यूएस और तालिबान आएगा, ठीक है ना। अब क्या है कि जो बाइडन भी हैं वो भी इसी फेवर में रहते हैं कि वहाँ से विड्रॉ कर लिया जाए, यूएस से विड्रॉ कर लिया जाए। जो बाइडन का भी यही मानना है। दोहा एग्रीमेंट में कुछ चीज़ें हुई, जैसे तालिबान को उन्होंने कहा कि आप अलकायदा से दूर रहोगे और इसके एवज में जो अफगानिस्तान से यूएस फोर्सेज हैं वो हट जाएंगी। लेकिन दोहा एग्रीमेंट होने के बाद भी यूएस तो हटने की प्रोसेस में आ गया, लेकिन अभी तक तालिबान ने अपने टाइज को एंड नहीं किया है फ्रॉम द अलकायदा एंड ऑल, ठीक है ना। तो क्या ये सही होगा कि ऐसे में यूएस पूरा वहाँ से एग्जिट कर जाए और एक बहुत अनसेटल्ड और अनस्टेबल स्टेज में अफगानिस्तान को छोड़ करके आ जाए? ये तो पहला सवाल है। जो बाइडन ने हमेशा से व्यू रखा है कि पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में ट्रूप्स रख के अपने आप को मतलब वो परेशान करना ही है और इससे कोई दूसरा मोटिव नहीं सिद्ध होता, ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ कर नहीं रहे थे उस समय, पर जो बाइडन जो है ही इज़ विशिंग टू डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम एंड लीव अ नैरेटिव ऑफ ऑर्डरली एग्जिट। कुल मिलाकर के वो ऑर्डरली एग्जिट करना चाहते हैं वहाँ से। नाउ यूएस मेंटेन्स दैट इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग अबाउट अ जस्ट एंड ड्यूरेबल पीस। यूएस कहता है ये जरूर है कि एक ड्यूरेबल पीस अफगानिस्तान में लाना चाहते हैं वो लोग, बट अब देखो वो क्या कर रहे हैं, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म वाली जो स्ट्रैटेजी है वो यूएसए ने शुरू करवाई थी। अदरवाइज इंडिया ने हमेशा यही कहा है कि गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता। अगर आप टेररिज्म के अगेंस्ट है तो आपको तालिबान के अगेंस्ट काम करना चाहिए, बट इस तरीके से दोहा एग्रीमेंट करना, तालिबान से चुपके बैठ के मीटिंग करना, बातें करना, इससे फिर जो एक पॉलिटिकली अक्लेम्ड जो गवर्नमेंट है वो उसका फिर मोरल डाउन होता है, और वो क्यों पावर शेयर करे। अभी क्या एग्रीमेंट क्या किया गया था? एग्रीमेंट ये किया गया था कि अफगानिस्तान की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके साथ 50% पावर शेयरिंग किया जाएगा तालिबान के द्वारा, और तालिबान इसके एवज में क्या करेगा कि सीज फायर करेगा, पीस रखेगा और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिश्ते नहीं बनाएगा। तो मतलब कि ये कोई बात होती है क्या कि अगर आप और कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं फिर टेररिज्म की एक्टिविटीज़ करूंगा तो आप उसको और ज़्यादा शय दे रहे हो? आप बोल रहे नहीं नहीं हम आपको आधी पावर देंगे, और क्या गारंटी है कि वो आधी पावर लेने के बाद अलकायदा और इन सब का साथ नहीं देगा? यहाँ पे ऑथर ने एक चीज़ ये कही है कि अगर पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाए और पाकिस्तान जो सपोर्ट कर रहा है तालिबान को सपोर्ट बंद कर दिया जाए तो तालिबान कैन बी ब्रॉट ऑन इट्स नीज ऑल्सो, क्योंकि सारा का सारा वेपनरी जो है, सारी की सारी जो ट्रेनिंग जो है, कॉम्बैट की जो कैपेबिलिटी है वो पाकिस्तान के थ्रू तालिबान को मिल रही है। तो इंस्टेड ऑफ प्रेशराइजिंग पाकिस्तान यू आर सीकिंग अफगानिस्तान टू शेयर पावर्स फ्रॉम विद द तालिबान। आप ये उल्टे चीजें बता रहे हो। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज। वही वाली बात है कि क्या ये 50% पावर शेयरिंग करने के बाद ये और ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाएंगे या ये और ज्यादा पावर लेने की कोशिश नहीं करेंगे? हाउ कैन बी यू बी श्योर ऑफ दैट, है ना। और आप तो एग्जिट भी कर रहे हैं वहां पे। तो दैट इज द थिंग। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखनी है यहाँ पे कुल मिलाकर कि इंट्रा अफगान जो निगोशिएशंस हैं, जो पीस है, वो होने जरूरी है, और इस तरीके से तालिबान से डिस्कशन करके आप पीस को मेंटेन करना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है ना। बहुत सारी पार्टीज हैं, चाइना है, इंडिया है, ईरान है, पाकिस्तान है, रशिया है, यूएस है। दे आर ऑल डिस्कसिंग अ यूनिफाइड अप्रोच टू सपोर्ट द पीस इन पाकिस्तान। ना ऑथर ने यहाँ पे इंडिया के ऊपर भी बताया कि इंडिया ने हमेशा से अफगानिस्तान की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको ही सपोर्ट किया है और तालिबान से कभी भी डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है ना। कितने भी पार्टीज ने कहा हो तालिबान, लेकिन इंडिया का हमेशा स्टैंड क्लियर रहा है कि वो केवल और केवल इलेक्टेड गवर्नमेंट से ही बात करेंगे, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है। और ये अच्छी बात भी है। इंडिया इज टू बी पार्ट ऑफ फ्यूचर कंसल्टेशन प्रोसेस ऑन अफगानिस्तान। इंडिया जो है फ्यूचर कंसल्टेशन प्रोसेस का भी पार्ट है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकिन ऑथर ने हमेशा ये भी बोली है कि इंडिया को भी अब थोड़ा डायरेक्ट कोलैबोरेट करना पड़ेगा और
बहुत दूर रह लिए, अपन तालिबान से भी हमने बात नहीं की, बीच में भी हमने कभी बात नहीं की। सो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़रूर हम अफ़गान लोगों को और अफ़गान गवर्नमेंट में थोड़ा फेवरेट है, लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी वो कहीं ना कहीं हमको छोड़ देगी अगर हम इस तरीके से काम करेंगे। तो ऑथर ने सजेशन ये दिया कि इफ़ द अमेरिकन प्लान रिजल्ट्स ओनली इन द रिडक्शन ऑफ वायलेंस, अगर ये अमेरिका का जो प्लान है, जो उन्होंने सोचा कि ये निकल जाएंगे, उधर तालिबान को 50% पावर दे दी जाएगी और तालिबान इसके एवज में वायलेंस करना बंद कर देगा। तो अगर ये चीज़ होती है और केवल वायलेंस कम होता है तो इसका मतलब है कि इंडिया को फिर यूएस की जो जगह है वो लेनी पड़ेगी। इंडिया जो यूएस जो वॉइड करके जाएगा वहाँ से, वो जगह फिर इंडिया को लेनी पड़ेगी। सो दिस इज व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है एन अलार्मिंग डिक्टेट, यानी कि हरियाणा में एक नया ऑर्डर आया है जिसमें ये कहा गया कि 75% ऑफ द जॉब्स विल बी फॉर द लोकल्स। जॉब्स फॉर लोकल के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि लोकल कैंडिडेट से आप जॉब करवाओगे। अगर 50,000 तक की सैलरी का जॉब है तो 75% ऑफ ऑल द जॉब्स विद ग्रॉस मंथली सैलरीज ऑफ अप टू 50,000 विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स ओन रेसिडेंट्स, यानी कि लोकल्स के लिए रहेगी। ठीक है ना, सन्स ऑफ द सॉइल पॉलिसी के अंतर्गत ये किया गया है। एंड इसी के जैसे ऑर्डर 2019 में आंध्र प्रदेश ने, मध्य प्रदेश में और ये सब किया गया है। एंड मध्य प्रदेश सीएम हैज़ प्रॉमिस्ड वन टू रिजर्व 70% प्राइवेट सेक्टर जॉब्स एज वेल। हरियाणा का लॉ भी लीगल चैलेंजेस फेस करेगा, आंध्र प्रदेश में भी किया गया था। ठीक है ना, और स्पेशली आर्टिकल 19(1)(g) और आर्टिकल 16(2) जो है, यानी कि 19(1)(g) फ्रीडम वाला है, वोकेशन वाला है, और आर्टिकल 16 जो है वो इक्वालिटी से रिलेटेड है। तो बेसिकली बात ये कि इन दोनों को ही वॉयलेट करते हैं ये सारी चीज़ें, और इसी कारण से इनको ज़रूर जब कोर्ट वाली जुडिशियल स्क्रूटनी होगी तो ये ज़रूर उसमें से बाहर हो जाएंगे। एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि करना ज़रूरी है हरियाणा में। अब पहला, जैसे दे नीड टू रजिस्टर एवरी एम्प्लॉई अर्निंग 50,000 ऑन एन ऑफिशियल पोर्टल एंड एम्प्लॉइंग 75% ऑफ लोकल्स इन सच जॉब्स। ठीक है ना, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि एग्जिस्टिंग जो नॉन हरियाणवी एम्प्लॉयज़ हैं उनको हटाना पड़ेगा, है ना। नॉन हरियाणवी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हटाना पड़ता, तभी तो आपने बोला कि भाई उनकी लिस्ट लगाओ और फिर मुझे उस लिस्ट में सारे जो 75% है वो हरियाणवी लोग दिखने चाहिए। इसका मतलब है कि जो अभी 75% से ज़्यादा का जो नॉन हरियाणवी होंगे तो उनको हटाना पड़ेगा। दूसरा है एग्जेम्पशंस टू द लॉ। फर्म्स कैन हायर आउटसाइडर्स बाय प्रोवाइडिंग दैट लोकल कैंडिडेट्स फॉर अ डिजायर्ड स्किल आर नॉट अवेलेबल। मतलब जो फर्म्स हैं वो बाहर के कैंडिडेट सिर्फ तभी हायर कर पाएंगे जब वो एक वो देंगे रिटर्न में कि हमारे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको कि लिया जा सके। ठीक है ना, तो दैट इज द थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड हियर एज वेल। तो ये हरियाणा में लॉ है, इसको आप पता रखिएगा, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। ओनली हाफ ऑफ द गवर्नमेंट आंगनवाड़ीज स्कूल्स हैव टैप वाटर। तो एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता चला है, ये स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की जिसमें पता चला है कि ओनली हाफ ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज हैव टैप वाटर सप्लाई। ठीक है ना, जबकि अभी 100 डेज कैंपेन भी चला था फॉर 100% कवरेज अंडर द जल शक्ति मिनिस्ट्री। अक्टूबर 2020 में एक कैंपेन चलाया गया था, 100 डेज कैंपेन, जिसमें कहा गया था कि 100 डेज में 100% कवरेज की जाएगी एटलीस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज। ठीक है ना, एंड लेस देन 8% ऑफ स्कूल्स इन उत्तर प्रदेश एंड 11% इन वेस्ट बंगाल हैव इट। तो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल का तो और बुरा हाल है। 2 से 6% आंगनवाड़ी असम में जो है केवल वहाँ पे अवेलेबल है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, इन सब जगहों पे हाल बुरा है। ठीक है ना, इसके अलावा जो 100 डेज कैंपेन था उसका टाइम पीरियड 10 जनवरी 2021 को ही ओवर हो गया। अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी 15 फरवरी आ गई। केवल 48.5% आंगनवाड़ीज हैं और 53.3% स्कूल्स हैं जहां पे टैप वाटर सप्लाई अवेलेबल है। 7 स्टेट्स उनमें से लेकिन ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड पंजाब, जहां पर 100% कवरेज है। ये 7 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे 100% कवरेज है, अदरवाइज कवरेज नहीं है। विल हैंडल द नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स इसरो। इसरो का कहना है कि वो हैंडल कर सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स को। ठीक है ना, एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था और कहा गया था कि क्या NSIL जो है नेशनल न्यू सर्विसेज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है क्या वो रिप्लेस कर देगा इसरो को। तो उन्होंने कहा कि जो NSIL है वो कमर्शियल ब्रांच है और कमर्शियल सारे जितने भी इसरो के वो हैं वो हैंडल जरूर करेगा। NSIL ने रिसेंटली अमेजोनिया सैटेलाइट जो है ब्राज़ील की उसको लॉन्च करवाया था। इसके अलावा 18 सैटेलाइट्स थी
जिनको जो पहला प्रोजेक्ट था NSIL का कहना चाहिए। NSIL इनकॉर्पोरेट हुआ है मार्च 2019 में, याद रखिएगा, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन मार्च 2019, ठीक है ना, मार्च 2019 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। 5 थीम्स फॉर 75th सेलिब्रेशन ऑफ फ्रीडम, और 75th एनिवर्सरी होने वाली है हमारे फ्रीडम की, तो उसके लिए 4-5 थीम्स हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि स्पिरिट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड ट्रिब्यूट टू मार्टियर्स, पहला है स्पिरिट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड ट्रिब्यूट टू मार्टियर्स। देन दूसरा है फेस्टिवल शुड एम्बॉडी द ग्लिम्स ऑफ ग्लोरी ऑफ सनातन भारत, सनातन भारत की ग्लिम्स दूसरी है। ग्लो ऑफ मॉडर्न इंडिया, ग्लो ऑफ मॉडर्न इंडिया तीसरा है। लाइट ऑफ द स्पिरिचुअलिटी ऑफ द सेजेस एंड ऑल्सो द टैलेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ अवर साइंटिस्ट, ये चौथी आई थिंक। एंड अचीवमेंट्स ऑफ दीज 75 ईयर्स टू द वर्ल्ड एंड ऑल्सो गिव अ फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन टू अस फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, तो अगले 25 साल में क्या हमारे रेजोल्यूशन है ये चीज़, और हमारे अभी तक 75 साल में क्या अचीवमेंट्स है वो, तो ये 5वां है। तो ये 5 थीम्स है जिनके ऊपर बेसिकली अब काम किया जा रहा है और 75th सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। ईरान स्लिप्स रिकॉर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑयल इनटू चाइना, टैप्स एशियन क्लाइंट्स। अब यहाँ पर देखो लिखा है ईरान हैज़ मूव्ड अबाउट नियरली 17.8 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड इनटू द चाइना ड्यूरिंग द लास्ट 14 मंथ्स विद वॉल्यूम्स रीचिंग रिकॉर्ड लेवल्स इन द जनवरी एंड फरवरी। तो रिकॉर्ड लेवल पे अब ऑयल जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है ईरान, है ना, और दिस इज़ वेरी क्रूशियल ऑल्सो, क्योंकि अभी हो सकता है कि अब ईरान न्यूक्लियर डील हो जाए, उसके बाद हम भी चाहे तो ले सकते हैं, है ना। अभी भी ले लेना चाहिए था, चाइना तो ले ही रहा है ना। कि इंडियन ऑयल रिफाइनर्स प्लान फॉर इम्पोर्ट फ्रॉम ईरान इन 2021, तो अब की जो इंडियन ऑयल रिफाइनर्स हैं वो चाहते हैं कि ज़रूर हमको मिल जाए ईरान से, तो ईरान से वो लेने की कोशिश। दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस दैट आई हैव आस्क्ड टुडे। आज के जो क्वेश्चन मैंने पूछे उनके आंसर्स आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर दैट, ओके। तो अपन पहले मूव करते हैं और देख लेते हैं एक बार क्या क्या क्वेश्चन मैंने पूछे थे, ठीक है, ओके। हाँ, पहला सवाल है फूड वेस्ट, सॉरी